हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में आधुनिक भारत चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख ले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कानून व्यवस्था का नाश। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय बहावलपुर, पाकिस्तान में तैनात पेंडेरल मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। अमृतसर आपका पंजाब। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशतजदा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सबसे वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयारी में लगे थे। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमज़ोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। 1946 के उन रक्त रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी में हजारों लोग मारे गए। ये आपको दिखाया गया है, आगजनी हो रही है। एक गोली भी नहीं चलाई गई। पेंडेरल मून ने जो लिखा, 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाजारों को जलाकर राख कर दिया गया, जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया और उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया है। यह पूछा गया एग्जाम में। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल के नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गांवों में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर, जैसे कि दिल्ली में, उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारे के आने जैसा महसूस किया। ये आपका
स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। किसके द्वारा बोला गया? शाहिद देहलवी, शाहिद अहमद देहलवी के द्वारा। देहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे, अब दिल्ली बच जाएगी। नोआखाली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गांव वालों का हुजूम। ये आपको दिखाया गया है नोआखाली, पूर्वी बंगाल। अभी कहाँ है आपका? बांग्लादेश में। अट्ठाईस नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब महात्मा गांधी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। यह आपको दिखाया गया है चित्र में। बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बिहार का तस्वीर है। बंटवारे में औरतों की बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए और उनको अगवा कर लिया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बारे में सलाह नहीं ली गई। अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर ख़त्म हुई। अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें एक दूसरे को ढांढस बंधा रही है। दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे। ये आपको दिखाया गया है 2 औरतें। इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन औरत और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती है। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह खासा पुराना विचार रहा है। मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीज़ों यानी जन और ज़मीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं।
अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती थी। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। यह आपका इम्पोर्टेंट है, यह पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस किसका है? उर्वशी बुटालिया। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता है जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। औरतों की बरामदगी का मतलब क्या है था? प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली ज़िंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनके एक बेटा भी हुआ, पर जल्दी ही अपहृत औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख के गिरी जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव को भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अपने बच्चे का जन्म नज़दीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग ना होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचकी कराई। जचकी मतलब डिलीवरी करवाई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उससे
छीन लेंगे। क्षेत्रीय विविधताएं। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी बासी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, और यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 साल में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। हैदराबाद अभी आपका कहाँ है? तेलंगाना में है अभी। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह है था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? ये आपका 26 मार्च 1971। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और इस समय भारत की पीएम कौन थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इस्लामी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। हताश चेहरे। 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। ये आपको दिखाया गया है, ये शिविर है। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। दोनों ही जगह औरतों व लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? प्रायः ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। उनकी नियति एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर उनका कोई वश नहीं था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रमों, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीकों का भी जिक्र होता है जिनके जरिए लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार शहादत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे से अपनी उथल पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर
उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया है। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समुंदर से अनोखी आब वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मरने वाले इंसानों की एक चित्त धुन के बारे में लिखा। उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा। उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी किताब सियाह हाशिए में लिखा है। विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। संभव है आप मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन उर्दू, भीष्म साहनी कमलेश्वर, राही मासूम राजा हिंदी, नारायण भारती सिंधी, संत सिंह सेखो पंजाबी, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वलीउल्लाह बंगला, ललिता मिम्बका अंतर्ज्ञानम मलयालम, अमिताभ घोष और बापसी सिद्धवा अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हो। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बंगला में विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी है। संभव है इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहे। इस दिशा में आप ऋत्विक घटक, मेघे ढाका तारा और सुवर्णा रेखा, MS सत्यु गरम हवा, गोविंद निहलानी तमस और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर नई देखिया ओ जमिया ई नई को देख सकते हैं। मदद, मानवता, सद्भावना, हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है। इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियां उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौक़ों के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियां हैं। इस लिहाज से सुखदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। सुखदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। तपेदिक क्या हो जाएगा आपका? ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ये आपका जीवाणु से फैलता है। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की है। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने सुखदेव सिंह को एक चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947, मोहब्बत नफरत से ज़्यादा ताकतवर होती है, 1947 की यादें, से पता चलता है कि यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार
घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए और जहाज पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आंखों से आंसू छलक आए थे। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। दी लव इज स्ट्रोंगर देन हेट किसके द्वारा लिखा गया है? सुखदेव सिंह। ये कौन था? डॉक्टर था। अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुई मुलाकात का ब्यौरा। डॉक्टर सुखदेव सिंह की जवानी। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे और साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। मुझे कराची से रात 2:30 बजे उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी फराक दिली से मुझे अपना समय दिया है। मेरी समझ से अब उनसे सारी रात रुकने की उम्मीद करना तो बड़ा ज्यादती होगी और वे यह तकलीफ ना ही उठाएं। मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि वे सबके सब तब तक वहीं थे। वे सब जहाज तक मेरे साथ आए और बिछुड़ने से पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के उस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को मेरे पास शब्द नहीं थे। हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे और इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए थी बल्कि प्यार और सहृदयता की भी जरूरत थी। ये आपको दिखाया गया है शिविर। मौखिक गवाही और इतिहास। क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरियाँ, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे। इन सबसे तकसीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक सहाय दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946 1950 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की जरूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकास्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियों से जो एक तरह का मौखिक स्रोत है कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसे घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियां हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफ़ी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोज़मर्रा हालत और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीब और कमज़ोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता थुआ खालसा की औरतों, गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय
बंगाली विधवा एक पेशावरी व्यापारी जिससे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज़ दिखाई दे रही थी। कटक आपका उड़ीसा। लेकिन जिसे यह मालूम था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में, पेशावर में तो हमने कभी उसके बारे में नहीं सुना। ये अनुभवों को अपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों को और फैलने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु है। वे यह कहकर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों को दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाही नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चंसपा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की वृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया। इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमज़ोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को तो ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती है। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आपबीती के बारे में बात करने को राजी ही ना हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया है था। साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारियां हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है जो अलग
किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे हैं। इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। निष्कर्षतः विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सके और उन लोगों के अनुभवों को समझ सके जो उस सहाय खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। न तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और न ही सभी पैदल चल सकते थे। ये आपको दिखाया गया है। काल रेखा 1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। कौन से अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में 1933-1935 कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम पेश किया। पाकिस्तान शब्द का किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। और पाकिस्तान गठन किसकी मांग किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 1937-1939 ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए। 11 में से 7, 5 में पूर्ण बहुमत। 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग की मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। स्वायत्तता मतलब कुछ अधिकार। 1940 लाहौर, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना। 1946 प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्य मिशन दिल्ली भेजता है। कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगस्त 1946 मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेती है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946। इसमें बोला गया था लड़के लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता में हिंदू, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट जाती है। कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाई कमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14-15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है। भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया लाइक और शेयर करें और थोड़ा
मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।